दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। क्या है भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित शिकायत अपीलिया समितियां? हाल ही में भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में अपीलों की सुनवाई के लिए शिकायत अपीलिया समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। क्या है शिकायत अपीलिया समितियां? आईटी नियम 2021 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक या एक से अधिक शिकायत अपीलिया समितियों का गठन किया जाएगा। अपीलिया समितियां सोशल मीडिया मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रयोक्ताओं की अपीलों पर कार्रवाई करेगी। इस समिति में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होंगे। क्या होंगे कार्य? सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति शिकायत अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत अपील समिति में अपील कर सकता है। शिकायत अपील समिति ऐसी अपील पर तेजी से कार्रवाई करेगी और अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर अंतिम रूप से अपील का निपटान करने का प्रयास करेगी। शिकायत अपील समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा। कितनी है इन समितियों की आवश्यकता? वर्ष 2021 में कंटेंट मॉडरेशन एंड टेक डाउन को लेकर सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच कई गतिरोध उत्पन्न हुए। सरकारी आदेशों के बाद किसान आंदोलन के समर्थन में संदेश पोस्टर करने वाले समाचार वेबसाइटों, अभिनेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ब्लॉगर्स के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। जैसे जैसे भारत में इंटरनेट का तेजी से विस्तार हो रहा है, सरकारी नीतियों से संबंधित नए मुद्दे भी सामने आते रहते हैं। अतः ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए कमियों को दूर करना आवश्यक हो जाता है। क्या है आईटी नियम 2021? सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम सरकार द्वारा 2021 में अधिसूचित किए गए थे। भारत में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ एक अधिसूचित सीमा से ऊपर सोशल मीडिया मध्यस्थों को महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों यानी SSMI के रूप में वर्गीकृत किया गया है। SSMI को अनुपालन कर्मियों को नियुक्त करने, सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने और सामग्री की पहचान के लिए औद्योगिक आधारित उपायों को लागू करने की आवश्यकता होती है। सभी मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों की शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना आवश्यक है। समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशकों के साथ साथ क्यूरेटेड ऑडियो विजुअल सामग्री के विनियमन के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की है। प्रकाशकों के लिए स्वयं नियमन के विभिन्न स्तरों के साथ एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया गया है। क्या है प्रमुख मुद्दे? नियम कुछ मामलों में आईटी अधिनियम 2000 के तहत प्रतियोजित शक्तियों से परे जा सकते हैं, जैसे SSMI और ऑनलाइन प्रकाशकों के विनियमन और कुछ मध्यस्थों को जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान करने की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने के आधार व्यापक है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। मध्यस्थों के पास से सूचना प्राप्त करने के लिए कानून प्रवर्तक एजेंसियों के पास प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है। इसके मंच पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने के लिए संदेश सेवाओं की आवश्यकता व्यक्तियों की गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक। क्या है सतही पारिस्थितिकीवाद और गहन पारिस्थितिकीवाद? जाने अंतर व इससे जुड़ी समस्याएं। जलवायु परिवर्तन के हालिया प्रभावों, ग्रीष्म लहरों, सूखा आदि ने पर्यावरण दर्शन के प्राकृतिक और मनुष्यों के बीच संबंधों को फिर से स्पष्ट करने वाले दो पहलुओं सतही पारिस्थितिकीवाद और गहन पारिस्थितिकीवाद पर ध्यान केंद्रित किया है। 1970 के दशक में नॉर्वेजियन दार्शनिक आर्ने नेज द्वारा पर्यावरणीय क्षरण के समाधान हेतु अपने परिवेश में जारी प्रदूषण और संरक्षण आंदोलनों से परे देखने का प्रयास करने पर इन दोनों अवधारणाओं ने जन्म लिया था। मानव को पर्यावरण संकट के केंद्र में रखते हुए आर्ने नेस ने पारिस्थितिकीवाद की दो अवधारणाओं के बीच के अंतर को रेखांकित किया था। क्या है सतही पारिस्थितिकीवाद? सतही पारिस्थितिकीवाद को दुर्बल पारिस्थितिकीवाद के रूप में भी जाना जाता है। प्रदूषण और संसाधनों की कमी के खिलाफ शक्तिशाली और फैशनेबल लड़ाई सतही पारिस्थितिकीवाद या सतही पर्यावरणवाद होता है। इस दर्शन के प्रतिपादक पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट बदलाव के साथ हमारी वर्तमान जीवन शैली को जारी रखने में विश्वास करते हैं। उदाहरण के तौर पर इस दर्शन के अनुसार कम प्रदूषण करने वाले वाहनों अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं छोड़ने वाले एयर कंडीशनरों का उपयोग किया जा सकता है। क्या है गहन पारिस्थितिकीवाद? गहन पारिस्थितिकीवाद का मानना है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने संबंधों को जड़ मूल से बदल देना चाहिए। इसके तहत हमारी जीवन शैली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करके प्रकृति को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। इन परिवर्तनों में वन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए मांस की व्यावसायिक खेती को सीमित करना और जानवरों को कृत्रिम रूप से मोटा करने को कम करना या परिवहन प्रणालियों को फिर से आकार देना जैसे कि आंतरिक दहन इंजन का उपयोग करना आदि शामिल हो सकते हैं। किन विषयों पर जोर देता है गहन पारिस्थितिकीवाद? सशक्त नीति निर्माण और इनका कार्यान्वयन। नीति निर्माण के लिए पारिस्थितिकी रूप से जिम्मेदार तकनीकी कौशल के पुनर्निवास तथा आविष्कारों के लिए नई दिशा निर्देशों के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। योग्यतम की उत्तरजीविता को प्रकृति का शोषण करने या उस पर हावी होने की बजाय प्रकृति के साथ सहयोग करने और सह अस्तित्व की मानवीय क्षमता के माध्यम से समझा जाना चाहिए। इस प्रकार गहन पारिस्थितिकीवाद आप या मैं दृष्टिकोण की बजाय जियो और जीनो दो के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। सतही पारिस्थितिकीवाद से जुड़ी समस्याएं कौन सी हैं? गहन पारिस्थितिकीवाद के समर्थक सतही पारिस्थितिकीवाद में मनुष्यों के जीवन के अन्य रूपों जैसे कि जीव, जंतु, पक्षी आदि से अधिक प्राथमिकता दिए जाने तथा आधुनिक समाजों में पर्यावरण के लिए विनाशकारी जीवन शैली को संरक्षित करने के तरीकों को खारिज करते हैं। गहन पारिस्थितिकीवाद का मानना है कि इस तरह की जीवन शैली को जारी रखने से सतही पारिस्थितिकीवाद विभिन्न देशों के बीच असमानताओं में और अधिक वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए दुनिया की आबादी का केवल 5% होने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की 17% ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार है और चीन के बाद विद्युत का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक। क्या है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना से संबंधित विवाद? पुरी में उड़ीसा सरकार की महत्वाकांक्षी मंदिर गलियारा परियोजना राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है। क्या है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना? पुरी में जगन्नाथ मंदिर सहित एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल बनाने के लिए उड़ीसा सरकार की पुनर्विकास परियोजना है।
हालांकि इसकी कल्पना वर्ष 2016 में की गई थी, लेकिन इसका अनावरण दिसंबर 2019 में किया गया। इस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर या श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना के क्षेत्र आते हैं। इस परियोजना में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन भवन पुनर्विकास, एक 600 क्षमता वाला श्री मंदिर स्वागत केंद्र, पूरी झील, मूसा नदी पुनरुद्धार योजना आदि शामिल है। उड़ीसा सरकार ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र के सुधार के लिए 3 उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया है: मंदिर की सुरक्षा, भक्तों की सुरक्षा और भक्तों के लिए धार्मिक माहौल का निर्माण। सरकार ने पूरी योजना में बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं विरासत और वास्तुकला के विकास से संबंधित परियोजना के लिए धन आवंटित किया है। ABADHA योजना में श्री जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण शुल्क, पुनर्वास और सड़क सुधार शामिल है। परियोजना पर क्यों हुआ विवाद? विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों ने 12वीं शताब्दी के मंदिर पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना का हवाला देते हुए खुदाई के लिए भारी मशीनरी के उपयोग पर आपत्ति जताई। इस बारे में सवाल उठाए जाने लगे कि क्या मंदिर के चारों ओर निर्माण के लिए उचित अनुमतियां और मंजूरी ली गई थी। जगन्नाथ मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नामित किया गया है और यह एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। मंदिर के 100 से 200 मीटर क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने पर विध्वंस और निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो प्राचीन स्मारक व पुरातत्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 2010 द्वारा निषेध हैं। प्राचीन स्मारक व पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन एवं मान्यता अधिनियम AMSAR 2010। AMSAR संशोधन और मान्यता अधिनियम के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर निर्माण कार्य निषेध है। स्मारक के चारों ओर 200 मीटर तक फैले क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र कहा जाता है। AMSAR अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संस्कृति मंत्रालय के तहत वर्ष 2011 में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMA पर ऐसी साइट की परिधि में निश्चित और विनियमित क्षेत्र का प्रबंधन करके ASI संरक्षित साइटों की सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रभार है। यदि एक विनियमित या निषेधित क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाना है तो NMA से अनुमति लेना आवश्यक है। AMSAR अधिनियम में परिभाषित निर्माण शब्द में सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालयों और समान सुविधा का निर्माण शामिल है। इसमें पानी, बिजली की आपूर्ति या प्रचार के लिए समान सुविधा का प्रावधान के कार्य शामिल नहीं है। इसके अलावा यदि स्मारक का निर्माण क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर से अधिक है तो स्मारक के चारों ओर विकास से पहले NMA द्वारा एक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना भी आवश्यक है। क्या क्या है जगन्नाथ मंदिर के विशेषताएं? ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वगंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव द्वारा किया गया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देव यम की शक्ति समाप्त हो गई है। इस मंदिर को सफेद पेगाड़ा कहा जाता था और यहाँ 4 धाम तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम का हिस्सा है। मंदिर के 4 पूर्व में सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार, पश्चिम में व्याघारा द्वार और उत्तर में हस्ती द्वार मुख्य द्वार है। प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है। इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में उपस्थित था। कौन कौन से हैं उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण स्मारक? कोनकार सूर्य मंदिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, तारा तारिणी मंदिर, लिंगराज मंदिर, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स, जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पूर्णता दर 67.72% है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसकी शुरुआत 1 वर्ष पूर्व हुई थी, 50% पूर्णता दर के साथ पिछड़ रही है। क्या है योजनाओं में देरी के प्रमुख कारण? सरकारी अधिकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में देरी के लिए कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कोविड-19 महामारी से पहले स्वीकृत घरों की पूर्णता दर लगभग 80% थी। राज्यों द्वारा खराब कार्यान्वयन लक्षित इकाइयों का 70% हिस्सा 6 राज्यों में है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें से केवल 2 राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पूर्णता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार में सबसे कम पूर्णता दर है। स्पष्ट शीर्षकों और दस्तावेजों का अभाव। शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट शीर्षक और अन्य भूमि दस्तावेजों की कमी जैसे मुद्दे सामने आते हैं। परिणाम स्वरूप इनकी गति और धीमी हो गई। यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। 2 राज्यों में केंद्र द्वारा निधि आवंटन को रोकना। पश्चिम बंगाल में यह आरोप लगाया गया था कि वर्तमान राज्य सरकार इस योजना को बंगाल आवास योजना के रूप में फिर से तैयार कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए निधि रोक दी गई क्योंकि राज्य योजना के लिए योगदान का अपना हिस्सा देने में विफल रहा। केंद्र 60% राशि का भुगतान करता है और राज्य को लागत का 40% वहन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना में शामिल है। इसका उद्देश्य मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण शीर्ण घरों में रह रहे हैं को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को अस्थायी इकाई के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर SC/ST वर्ग, विधवा महिलाएं, रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक। लाभार्थियों का चयन 3 चरणों के सत्यापन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा और जियो टैगिंग से होता है। यूनिट सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60-40 रेशियो के अनुपात में और उत्तरी पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 के रेशियो के अनुपात में साझा किया जाता है। योजना की उपलब्धियां। इसे 2.7 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए डेटाबेस के अनुसार अब तक 1.8 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। यह लक्ष्य का 67.72% है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना का कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन में संपूर्ण नागरिक क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जिसे नागरिक नियोजन का कार्य सौंपा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाएं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। योजना की उपलब्धियां। इसकी शुरुआत 1.2 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ की गई थी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक सिर्फ 60 लाख यूनिट का निर्माण ही पूर्ण हो पाया है।
दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स, जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। वैश्विक जल संकट। एक नई प्रकाशित पुस्तक के अनुसार अपरंपरागत जल संसाधन वैश्विक जल संकट को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इस पुस्तक के संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान सामग्री प्रवाह एवं संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिए UNU संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के विशेषज्ञों द्वारा संकलित किया गया है। पारंपरिक जल स्रोतों जो बर्फबारी, वर्षा और नदियों पर निर्भर है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मीठे पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपरंपरागत जल स्रोत। क्लाउड सीडिंग तकनीक पर वैश्विक शोध से संकेत मिलता है कि उपलब्ध क्लाउड संसाधनों और उपयोग की जाने वाली तकनीकी प्रणालियों के आधार पर औसत वार्षिक वर्षा को 15% तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह स्वीकार किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनशीलता पर अधिक शोध की आवश्यकता है। कुशल फॉग हार्वेस्टिंग प्रणाली, जिसमें कोहरे में नमी को चट्टानों और वनस्पतियों आदि के माध्यम से एकत्र किया जाता है, यहाँ एक दशक तक प्रतिदिन 20 लीटर प्रति वर्ग मीटर जल की मात्रा को उपलब्ध करा सकती है। हालांकि अभी केवल 70 स्थानों को फॉग हार्वेस्टिंग प्रणाली के लिए व्यवहारिक पाया गया है। सूक्ष्म जल ग्रहण प्रणाली में कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में घरेलू या कृषि भूमि हेतु क्षमता पाई गई है। ताजे पानी का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत आइसबर्ग भी हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ की चोटियां पिघलकर टूट रही हैं और वैज्ञानिकों, विद्वानों व नेताओं ने पानी की कमी वाले देशों में ध्रुवीय बर्फ की चोटियों को जल संकट वाले देशों की ओर विस्थापित करने पर चर्चा की है। जल संकट की वर्तमान स्थिति। वैश्विक स्तर पर विश्व का केवल 3% जल ही ताजा जल है और इसका 2/3 हिस्सा जमे हुए ग्लेशियरों में पाया जाता है, जो हमारे उपयोग के लिए अनुपलब्ध है। 2050 तक 87 देशों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होने का अनुमान है। पृथ्वी पर 4 में से 1 व्यक्ति पीने, स्वच्छता, कृषि और आर्थिक विकास के लिए जल की कमी का सामना करता है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में जल संकट बढ़ने की उम्मीद है, जहां वैश्विक आबादी का 6% निवास करता है, जबकि विश्व के मीठे जल के संसाधनों का केवल 1% उपलब्ध है। भारत की स्थिति। भारत में दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा है, लेकिन भारत के पास दुनिया का फ्रेश वाटर संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही है। हाल ही के दिनों में भारत में जल संकट की समस्या गंभीर बनी है, जिसने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हाल के केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़े 2017 से के अनुसार भारत के 700 में से 256 जिलों में भूजल स्तर के गंभीर या अत्यधिक दोहन की सूचना है। भारत के 3/4 ग्रामीण परिवारों की पाइप के पीने योग्य पानी तक पहुंच नहीं है और उन्हें असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल दोहन करने वाला देश बन गया है, जो कुल जल का 25% हिस्सा है। हमारे लगभग 70% जल स्रोत दूषित हैं और हमारी मुख्य नदियां प्रदूषण के कारण सूख रही हैं। भारत की संबंधित सरकारी पहले जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना। क्या है अनुशंसाएं? अपरंपरागत जल संसाधन बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते निम्नलिखित रणनीतियों का पालन किया जाए। अपरंपरागत जल संसाधनों के तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों पहलुओं पर अनुसंधान एवं अभ्यास को बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करना कि अपरंपरागत जल लाभ प्रदान करे, न कि पर्यावरण को नुकसान। अनिश्चितता के समय अपरंपरागत जल को विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थापित करना।
दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन। 10 जून को 4 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 16 सांसदों को राज्यसभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ। राज्यसभा से संबंधित प्रमुख तथ्य। इसे उच्च सदन और राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। सदन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए प्रति 2 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं। राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्यों को स्थान ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर पार्टी में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध होता है। कैसे होते हैं संयोजन? राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 245 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 233 सदस्य राज्यों तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। त्यागपत्र, मृत्यु या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उपचुनावों के माध्यम से भरा जाता है और इनके स्थानों पर निर्वाचित सदस्य अपने पुनर्वर्ती सदस्यों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं। राज्यसभा की भूमिकाएं एवं कार्य। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में नामित किए विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को कानून बनाने के लिए दूसरे सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन यह एक निर्धारित समय के भीतर इसके संशोधन की सिफारिश कर सकता है और लोकसभा इसमें सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा हेतु निर्वाचन प्रक्रिया। राज्यसभा सांसदों की राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। अनुच्छेद 80(4) में किए गए प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल अक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। कैसे होती है मतों की गणना? किसी उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए निर्वाचन हेतु जितने मतों यानी वोटों की आवश्यकता होती है वह रिक्तियों की संख्या और सदन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। निर्वाचन आयोग के निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत यदि उच्च सदन में केवल एक रिक्ति है अर्थात मात्र एक सीट के लिए चुनाव किया जाना है तो निर्वाचन हेतु आवश्यक कोटे की गणना डालने गए मतों की संख्या को 2 से विभाजित करके और भागफल में 1 जोड़कर की जाती है। यदि रिक्तियों की संख्या 1 से अधिक है तो यह गणना प्रत्येक प्रथम वरीयता वोट के लिए 100 के नियत मान पर आधारित होती है। सभी उम्मीदवारों के डाले गए वोटों का मूल्य जोड़ दिया जाता है। इस कुल जोड़ को रिक्तियों की संख्या में 1 से जोड़कर प्राप्त संख्या से विभाजित किया जाता है और इस भागफल में 1 जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी विधानमंडल के 100 सदस्य राज्यसभा की 3 रिक्तियों के लिए मतदान करते हैं तो किसी भी उम्मीदवार द्वारा आवश्यक कोटा होगा 100 × 100 डिवाइडेड बाय 3 + 1 + 1 इक्वल टू 2501। दूसरी वरीयता के वोट। यदि किसी सीट के लिए उम्मीदवार निर्दिष्ट संख्या प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो दूसरी वरीयता के वोटों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इसका मूल्य कम रखा जाता है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संसद उक्त विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। राज्यसभा में संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की सिफारिश करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संसद ऐसी सेवाओं का निर्माण करने के लिए सशक्त हो जाती है।
आपातकालीन घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक निर्धारित अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। यदि आपातकालीन उद्घोषणा लोकसभा के भंग होने अथवा उसके विघटन होने के दौरान जारी की जाती है और राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाता है तो उद्घोषणा प्रभावी रहती है।